हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 से एक कहानी कामचोर। ये कहानी है कुछ बच्चों के बारे में जो कामचोर हैं। इस कहानी की लेखिका है इस्मत चुगताई जी। तो इस कहानी में लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। उनका परिवार बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग थे उनके परिवार में और बहुत सारे नौकर चाकर भी थे और बहुत सारे बच्चे भी थे। लेकिन बच्चे जो थे वो बिल्कुल काम नहीं करते थे। तो एक बार उनके अब्बू को बहुत गुस्सा आया सारे बच्चों पर। आप लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि आप लोग कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर उधम मचाते रहते हो, एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते हो। तो ऐसे ही लेखिका के अब्बू को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया और एक आदेश जारी किया कि सारे बच्चे घर का काम करेंगे। और उसके बाद जब बच्चों ने घर का काम करना शुरू किया तो क्या हुड़दंग मचाई है, ये सब हम इस कामचोर कहानी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 कामचोर। यहाँ लेखिका के अब्बू और अम्मी दोनों बातें करते हैं और वाद विवाद भी होता है उनके बीच और वे लोग तय करते हैं कि नौकरों को काम से निकाल दिया जाए, क्योंकि लेखिका के अब्बू का कहना है कि ये जो बच्चे हैं ये दिन भर उधम मचाते रहते हैं, ये हिलकर पानी भी नहीं पीते। उनके अब्बू चाहते हैं कि बच्चे अपना काम खुद करने की आदत करें और कामचोर ना बने रहें। तो अब्बू कह रहे हैं कि तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन तुम लोग उधम मचाते रहते हो लेकिन कुछ भी नहीं करते हो। तो बच्चों ने भी सोचा कि आखिर हम लोग काम क्यों नहीं करते हैं, हम हिलकर अगर पानी पिएंगे तो हमारा तो कुछ खर्च नहीं होता है, इसलिए चलो हम तुरंत हिल हिल कर पानी पीना शुरू करते हैं। अब आप लोगों को तो पता है जहाँ 4 बच्चे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या होता है। अब ये सब लोग इकट्ठा पानी पीने के लिए भागे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। जब एक बच्चे ने धक्का दिया तो दूसरा दबेल मतलब दब्बू तो था नहीं कि वो धक्का को सह जाए, उसने भी एक धक्का दिया और इस धक्का मुक्की में युद्ध शुरू हो गया। तो जब ये बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया तो यहाँ सुराहियाँ लुढ़कने लगी, मटके गिर गए और उन सबके कपड़े भीग गए सो अलग। ये सब देखकर अम्मा जी ने कहा कि ये बच्चे ये भला काम करेंगे। तभी उनके अब्बा जी पापा जी ने एक फरमान जारी कर दिया, शाही फरमान जारी कर दिया, मतलब राजकीय आदेश, जैसे राजा लोग आदेश देते हैं वैसा एक आदेश दे डाला कि ये करेंगे कैसे नहीं, देखो जी जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, आप काम बताइए। तो अब्बा ने कहा ऐसे बहुत से काम हैं जो तुम सब मिलकर कर सकते हो। मिसाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो गई है, आंगन में देखो कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और अब्बा ने ये भी कहा कि ये सब काम अगर आप लोग करेंगे तो ये मुफ्त में नहीं करवाए जा रहे हैं काम, आप सबको इसकी तनख्वाह मिलेगी। मतलब जैसे काम करने पर वेतन या सैलरी मिलती है तो इन बच्चों को भी काम के बदले सैलरी या वेतन दिया जाएगा। इन सब कामों के अलावा और दूसरे कामों का भी अब्बा जी हवाला देने लगे, मतलब उल्लेख करने लगे। जैसे मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर ये सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो अब्बा जी ने इतना ही कहा था, उतने में ही अम्मा जी ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने प्रार्थना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए सारे बच्चे लोग काम पर तुल गए, मतलब काम में जुट गए। अब क्या हुआ, फर्श पर जो दरी पड़ी हुई थी, एक दिन सारे बच्चे उसे साफ करने के लिए जुट गए और कुछ बच्चों ने क्या किया, चारों कोने से दरी को पकड़कर झटकना शुरू कर दिया और 2-4 बच्चों ने क्या किया, लकड़ियां लेकर आए और उस पर धुआंधार मतलब लगातार पिटाई शुरू कर दी। अब दरी में ऐसे लकड़ी पीटने से क्या हुआ, सारी जो धूल थी वो पूरे घर में अट गई, मतलब पूरे घर में फैल गई और सबको खांसी आने लगी, सब बेदम हो गए। सारी धूल जो जमीन में पड़ी हुई थी, फर्श पर थी, सबके सिर पर आकर जम गई, नाक आँख सब में घुस गई और सबका बुरा हाल हो गया। लेखिका बता रही है
कि इसके बाद हम सब बच्चों को आंगन में तुरंत निकाल दिया गया और वहाँ से हम लोगों ने मतलब लेखिका और सारे बच्चों ने अब झाड़ू लगाने का फैसला किया। अब झाड़ू तो थी एक और अब्बा जी ने बोला था कि जो काम करेगा उन्हें तनख्वाह दी जाएगी, वेतन दिया जाएगा। तो एक झाड़ू थी लेकिन बच्चे बहुत सारे थे, तो इसलिए क्षण भर में सारे झाड़ू के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। एक एक सीक मतलब एक एक लकड़ी जो थी झाड़ू की, वो जिसके हाथ में पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ से झाड़ू लगाने लगा। अब अम्मा जी ने अपना सर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। बच्चे कहने लगे कि ज़रा ज़रा सी बात पर ऐसे बुजुर्ग लोग टोकने लगे तो हो चुका काम। एक बच्चे को अचानक ख्याल आया कि असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया बच्चों ने। अब दरी में तो पहले से ही धूल थी, इसलिए बच्चों ने जैसे ही उसमें पानी डाला तो वो पूरी कीचड़ बन गई। अब बच्चों को आंगन से भी निकाल दिया गया। फिर बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाएगा। बस सारे बच्चे घर में पड़ी हुई जो बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां सबको लेने के लिए भागने लगे और लूट मच गई। और जिनको ये सब नहीं मिला तो वो डोंगे, कटोरे, गिलास जो भी मिला उसे लेकर पेड़ों को पानी देने के लिए भागने लगे। अब ये जब नल में पानी भरने के लिए गए तो वहाँ भी बहुत उधम मचाई, धक्का मुक्की किया। क्या मजाल है कि किसी एक को एक भी बूंद पानी मिले। किसी ने नल के नीचे बाल्टी भरने के लिए जब लगाई तो उसके ऊपर किसी ने पतीला रख दिया, पतीले के ऊपर लोटा और भगोने, भगोने के ऊपर डोंगे। और ऐसा करते करते पहले तो धक्के चले और फिर वे एक दूसरे से लड़ने लगे, कोहनियाँ मारने लगे, एल्बो से एक दूसरे को मारकर झगड़ा करने लगे और इसके बाद बर्तन से भी झगड़ा करने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार जो मौसियाँ थी, फूफियाँ थी, उनकी एक फौज भेजी गई। और फौज, अरे ये क्या, ये फौज तो मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाकर चली गई। मतलब इन बड़े लोगों के आने से भी बच्चों को फर्क नहीं पड़ा और वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। और इस ढींगा मुश्ती में धक्का मुक्की और लड़ने से कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। अब घर के नौकर तो निकाल दिए गए थे, तो नौकर भी इतने नहीं थे जो उन्हें नहलाकर कपड़े बदलवा कर दें। तो पास के बंगले से कुछ नौकर बुलाए गए और एक बच्चा पर 4 आना मतलब 25 पैसे के हिसाब से नहलवाए गए। बच्चों को नहलाया गया, मीन्स एक बच्चे को नहलाने के लिए 25 पैसे नौकरों को दिए गए। अब लेखिका कहती है कि सभी बच्चों ने जो भी काम करना चाहा, कोई भी काम पूरा और सही से नहीं कर सके। अब सभी बच्चे भी यह मान चुके थे, कायल मतलब मान लेना, कि सचमुच ये जो सफाई का काम है वो उनके बस की बात नहीं है। वैसे ही पेड़ों की देखभाल करने में भी वो सक्षम नहीं हैं। फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है तो कम से कम मुर्गियां ही बंद कर सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ में जो लगा बांस छड़ी लेकर लगे मुर्गियों को दौड़ाने। अब लेखिका कहती हैं कि जब सभी बच्चों को लगा कि वे चाहे कोई काम न कर सके हों, परंतु वे मुर्गियों को पकड़ने का काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे मुर्गियों को पकड़ने उनके पीछे भागे तो उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात न मानने के लिए कहा हो। मुर्गियां बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगी। घर में काम करने वाली आया खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी। मिठाइयों में यह कोई भी स्वीट डिश रहती है तो उसके ऊपर चांदी का वर्क, सिल्वर कलर का लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मिठाई के ऊपर चांदी के वर्क को। तो इसके बाद मुर्गियां तो दौड़ती फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर से निकल गई। अब लेखिका आगे कहती है कि जैसे ही बच्चों ने मुर्गियों का दौड़ाना बंद किया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आया हो और वो गुजर गया हो। फिर सबने जब देखा तो पता चला कि उस तूफान में कितना उथल पुथल मचा दिया था। यह सब रुका तो देखा कि प्याले जो थे, जो खीर से भरे हुए थे, वो खाली थे। सारी जो खीर थी वो दीदी के
कामदानी दुपट्टे मतलब कढ़ाई किए हुए दुपट्टे पर। और उस दिन दीदी ने सिर धोया हुआ था तो ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी सारी खीर। लेखिका कहती है कि अम्मा पान खाने की शौकीन थी और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में, पानदान मतलब जिसमें पान बनाने का सब सामान, कत्था, चूना वगैरह रखा हुआ होता है, तो एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े लुथड़े मतलब सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी धुली हुई चादर थी उस पर छापे मारता हुआ आगे निकल गया। उस समय घर में खाना तैयार हो रहा था और घर में चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आ रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधे जाकर मोरी, मोरी मतलब जहाँ हम कपड़े धोते हैं या बर्तन मांजते हैं, जो सिंक होता है किचन का, उसे मोरी कहते हैं, तो वहाँ जाकर नाली में इस तेजी से फिसली कि सारा जो कीचड़ था वो मौसी जी के मुंह पर उछला और मौसी जी उस समय हाथ मुंह धो रही थी। तो मुर्गियाँ इस तरह चारों ओर दौड़ रही थी जैसे बिना नकेल के ऊँट। बिना नकेल के ऊँट को जिस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी तरह सभी मुर्गियां भी बिना कंट्रोल के इधर उधर भागती जा रही थी। नकेल मतलब एक रस्सी होती है जो जानवरों के नाक में बांधी जाती है और इसकी सहायता से उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। आगे लेखिका कहती हैं कि कोई भी मुर्गी दड़बे मतलब मुर्गी के घर जहाँ उन्हें पिंजरे में रखा जाता है तो वहाँ जाने को राजी नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही ना हो। दूसरी ओर जब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर जाती हुई भेड़ों की तरफ गया तो किसी बच्चे को सूझी कि जो ये भेड़ें आ रही है लगे हाथ उन्हें भी दाना या भोजन खिला दिया जाए। फिर क्या था, भेड़ें दिन भर की भूखी थी और उन्होंने जब दाने का सूप मतलब अपना भोजन देखा तो एकदम सब के सब उस पर झपट पड़ी, जिसके कारण बच्चों का वहां से भागकर जाना कठिन हो गया। लेखिका आगे कहते हैं कि भेड़ चाल तो मशहूर ही है। जल्दबाजी में भेड़ें एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्ते के ऊपर से अपने भोजन पर टूट पड़ी, पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ सबके सब चढ़ गई। कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई, उन्हें इधर उधर लुढ़काती हुई वह छलांग मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंच गई, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने दाने के सूप, अपने भोजन पर था। जिस तख्त को पार करती हुई ये भेड़ें जा रही थी उस तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था और उन्होंने उस दुपट्टे पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखे हुए थे और वह खुद बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उसी समय वहां से भेड़ें गुजरी तो भेड़ें बिना किसी डर के सबको रौंदती हुई मतलब कुचलती हुई, मेंगनों का छिड़काव करते हुए वहां से सीधे अपने भोजन की ओर भाग रही थी, दौड़ रही थी। जब इन भेड़ों ने घर के सारे सामान को इधर उधर बिखेर दिया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जर्मन की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मारकर वहां से गुजर गई हो। लेखिका कहती है कि जिस बर्तन में भेड़ों के लिए वो दाने का सूप रखा हुआ था उसकी खुशबू पाते ही भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ी। लेखिका आगे कहती है कि उनकी हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टा मुंह पर रखे हुए पता नहीं किन महलों में सैर करते हुए सो रही थी। अचानक भेड़ें आई और उनकी पलंग के ऊपर से छलांग मारती हुई गई और उनकी चारपाई से टकराई। तो अचानक वह हड़बड़ाकर उठी और घबराहट में वह अपने दुपट्टे में ही उलझ गई और मारो मारो ऐसा चीखने लगी। लेखिका आगे कहती है कि अब इन भेड़ों को सब्जी वाली की सब्जियां नजर आ गई और वह अपना खाना भूलकर उन सब्जियों के ऊपर टूट पड़ी। सब्जी वाली दालन मतलब आंगन में बैठी मटर की फलियों को तोड़ रही थी और उसको तोड़कर रसोइयों को दे रही थी ताकि शाम की सब्जी बनाई जा सके। जैसे ही उसने देखा कि भेड़ें उसकी तरफ सब्जियों को खाने के लिए दौड़ी चली आ रही हैं, तो वह अपनी तरकारी मतलब सब्जियों का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ खड़ी हो गई। लेखिका कहती हैं कि यदि आप में से किसी ने कभी भी भेड़ों को मारा होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब भेड़ों को पीटा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को पीट रहे हों। भेड़ों पर इनका कोई असर नहीं होता, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। भेड़ें यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ जाएगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने सब्जी छिलकों सहित सारी की सारी अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी।
जिस तरह सब्जी बनाते समय हम कढ़ाई में एक साथ सारी सब्जियों को झोंक देते हैं, वैसे ही भेड़ों ने भी सारी सब्जियों को चट कर दिया। लेखिका कहती है कि इधर अभी भेड़ों द्वारा मचाया गया जो तूफान था वो थमा भी नहीं था कि उधर दूसरे बच्चों भी लापरवाह नहीं थे। एक तो भेड़ों ने उधर मचा रखा था, तो इधर बच्चे भी कम नहीं थे। बच्चों की तो बहुत बड़ी फौज थी, हमने पहले ही पढ़ा था। और इन बच्चों को जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी भी मिल चुकी थी। अब्बा ने बोला था कि अगर सही तरीके से कोई काम नहीं करेगा तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे अब अपने अगले काम को करने में जुट गए। अब उन्हें एक नया काम सूझ गया कि चलो भैंसों का दूध ही निकाल दें। जैसे ही इन बच्चों ने तय किया कि अब भैंसों का दूध निकाला जाएगा, तो यह देखे बिना कि बाल्टी धुली है या नहीं धुली है, उसे लेकर वह भैंस के पास पहुंच गए और 8 हाथ 4 थनों से दूध निकालने के लिए बढ़े। भैंस भी एकदम से घबरा गई इतने सारे बच्चों को देखकर और अपने चारों पैरों से एकदम से छलांग लगा दी और बाल्टी को लात मारकर खुद दूर खड़ी हो गई। जब भैंस बाल्टी में लात मारकर दूर खड़ी हो गई तो बच्चों ने तय किया कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे पीछे की जो टांगे हैं वो बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस फिर क्या, बच्चे अपने झूले की रस्सी उतारकर लाए और भैंस के पैर बांध दिए गए। अब लेखिका कहती हैं कि जब बच्चों ने भैंस का दूध दोहने के लिए उसके पैरों को बांधना चाहा तो उन्होंने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से मतलब चारपाई के पैरों से बांध दिए, जिस पर चाचा जी सो रहे थे। और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के पीछे पीछे घसीटने लगी और चाचा जी को ऐसा लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं था कि बच्चों ने उनके साथ कैसी शरारत कर दी है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर चाचा जी पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ में भूचाल मतलब भूकंप भी आ गया है। फिर जल्दी ही चाचा जी को असली बात का पता चल गया कि असल में क्या हुआ है। बच्चों ने भैंस को चारपाई के साथ बांध दिया था। चाचा जी ने चारपाई की दोनों तरफ की लकड़ियों की पट्टियों को पकड़ लिया और बच्चों को इस तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगी कि इन शैतान बच्चों को किसने खुला छोड़ दिया। बच्चों को ऐसा दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी घसीटते हुए चले आ रहे थे। जब बच्चों ने देखा कि भैंस भागी जा रही है और चारपाई पर चाचा जी उसके साथ घसीटे जा रहे हैं, तब बच्चों को ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए, इससे भैंस रुक जाएगी। और हुआ भी वैसे ही। बछड़े के प्यार में बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था। और बछड़े को देखकर उसने तुरंत अपने पाँव रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ भैंस को देखकर तत्काल तुरंत दूध पीने में जुट गया। जब बच्चों ने देखा कि भैंस अब शांत हो गई है तो वे सभी गिलास और कटोरे लेकर दूध दोहने के लिए लपके, क्योंकि हड़बड़ी में बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा भी अब विद्रोही हो गया था, वह इधर उधर भागने लगा। इससे क्या हुआ, दूध की कुछ बूंदें जमीन पर, कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिरी, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा तूफान आया हो और सब के सब बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। अब घर की हालत इतनी बुरी हो गई थी और बड़ों ने भी गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से निकाल दिया था। मुर्गियों को बगीचों की तरफ भेजा गया। सब्जी वाली जो मातम सा शोक मना रही थी, उसके आंसू पोंछे गए और उसे हौसला दिया गया, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शोक मनाया जा रहा हो। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि लेखिका की अम्मा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा आगरा जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी।
वे कहने लगी, या तो यहाँ बच्चा राज चलेगा, मतलब बच्चे अपने मनमानी कर लें, या फिर वे घर में रहेंगी। वे इतने गुस्से में थी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनके और बच्चों में से एक ही घर में रहेगा, नहीं तो वे मायके चली जाएंगी। जब लेखिका की माँ ने परेशान होकर मायके जाने की बात कही, तो लेखिका के अब्बा ने सब बच्चों को एक कतार पंक्ति में खड़ा करके बच्चों की पूरी फौज को उनकी सज़ा सुनाते हुए कठोर दंड तौर पे कहा कि अगर अब किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। यहाँ बटालियन मतलब पलटन, जो बच्चों की पलटन थी, और कोर्ट मार्शल मतलब सैनिकों को मिलने वाली जो सज़ा होती है उसे कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो वैसी सज़ा अब्बा ने बच्चों को दे डाली। अब जब लेखिका के अब्बा की बात बच्चों ने सुनी कि अब अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बच्चों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चों ने सोचा कि इन्हें किसी करवट शांति नहीं है, मतलब कुछ भी करो, काम करो तो भी मुश्किल है, ना करो तो भी मुश्किल है। बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उन्हें कोई भी काम बताए वे कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अर्थात बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। अगर बड़ों ने काम के साथ साथ किसी एक सदस्य को बच्चों के कामों में निगरानी रखने को कहा होता या बच्चों को कैसे काम करना है वो सिखाया होता तो ऐसा नहीं होता। तो कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आगे के वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।